अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे क्राउड फंडिंग पर। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्राउड फंडिंग होती क्या है। ये बेसिकली कंपनी होती है जो कि आम लोगों से फंड इकट्ठा करती है। कोई भी कंपनी, आप सपोज करने लायक एनजीओ है, वो कहती है कि मुझे चैरिटी के लिए पैसा चाहिए, तो वो आम लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगती है ताकि अपने चैरिटी पर्पस के लिए यूज कर सके। इसी तरह अगर कोई और कंपनी है, वो उसने किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट में पैसे यूज करने हैं, तो वो आम लोगों से फंड रेजिंग करती है। तो यही सारी स्कीम, फंड रेजिंग की स्कीम क्राउड फंडिंग कहलाती है। अब मसला ये है कि ये कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा करके भाग ना जाए, तो इसके लिए हम ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जिससे हम फ्रॉड से भी बच सकें। तो हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक ओनर होगा जो कि ये सारी क्राउड फंडिंग स्कीम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। बेसिकली उसे ही पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए हम एक वैल्यू सेट कर देंगे इन्वेस्टमेंट की, कि हमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, लेट सपोज 1 लाख है या 1000 ईथर है, ये हमें टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और उसके बाद हम एक डेडलाइन भी रखेंगे, मतलब टाइम की डेडलाइन होगी वो, कि 10 डेज के अंदर हमें 1000 ईथर इकट्ठा करना है, या 2 डेज के अंदर हमें 100 ईथर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो एक टाइम हमने सेट कर देना है, और एक हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी सेट कर देंगे, ताकि अगर कोई इस क्राउड फंडिंग का पार्ट बनना चाहे तो वो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब ऐसा ना हो कि कोई क्राउड फंडिंग का पार्ट बनने के लिए 1 रुपया इन्वेस्ट कर दे, तो इस तरह नहीं होगा। हम एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेट करेंगे। लेट सपोज हम 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ सेट कर दें कि जी इससे कम कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करे। जो भी क्राउड फंडिंग का पार्ट बनना चाहता है कि मिनिमम इतनी इन्वेस्टमेंट तो करे, इससे ज़्यादा करे या फिर मिनिमम इतनी करे। और फिर हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी की तरफ आएंगे कि ऐसा ना हो कि जब इन्वेस्टमेंट सारी इकट्ठी हो जाए तो जो ओनर है वो सारा पैसा लेके भाग जाए। तो उसके लिए होगा ये कि इन्वेस्टर जो भी कुछ डिपॉजिट करवाएंगे, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, वो ओनर के अकाउंट में नहीं जाएगी, वो बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट होगी। और ओनर को जब भी किसी भी पर्पस के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करना है, उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करवाना है, तो उसे इन्वेस्टर्स की परमिशन चाहिए होगी। अगर इन्वेस्टर उसके लिए वोट करेंगे तो ही वो ओनर विड्रॉ कर सकेगा, वरना ओनर को कोई पैसा नहीं मिलेगा। और एक और हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि लेट सपोज टाइम की जो डेडलाइन थी वो गुजर गई है। लेट सपोज 10 डेज में हमें 1000 ईथर इकट्ठे करने थे, लेकिन लेट सपोज 10 डेज गुजर गए और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो इकट्ठी नहीं हुई। तो अब इस सूरत में क्या होगा कि जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट इसमें किया है, जो इन्वेस्टर हैं, वो रिफंड भी करवा सकते हैं अपना पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इसमें बहुत सारे हम फंक्शन बनाएंगे। वोट के लिए भी हम फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि अगर ओनर ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अमाउंट विड्रॉ करवानी है तो उसे 50% से ज़्यादा इन्वेस्टर्स के वोट चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा इन्वेस्टर उसके लिए वोट करते हैं तो ही वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करवा सकेगा, वरना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी विड्रॉ नहीं करवा सकेगा। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक मिडल मैन की तरह काम करेगा, जो कि ओनर और इन्वेस्टर्स के दरमियान होगा। अब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए रिमिक्स पर चलते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट मिस हो गई हो तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए ही उसे डिस्कस कर लेंगे। तो हमने जनरल स्ट्रक्चर बना लिया अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद हम कुछ ज़रूरी स्टेप्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैपिंग बनाएंगे। ये मैपिंग हम इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे हैं। इसको पब्लिक कर दिया और इसका नाम हम इन्वेस्टर्स ही रख लेते हैं। जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनके एड्रेस के अगेंस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए हमने ये मैपिंग का यूज़ किया है। दूसरा वेरिएबल हम ओनर के लिए बना रहे हैं, उसको हमने पब्लिक कर दिया है। ओनर जाहिर सी बात है कि एड्रेस ही होगा, तो इसलिए उसकी डाटा एड्रेस बताइए। और एक हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेट कर लेते हैं, यानी कि जो भी इस क्राउड फंडिंग का पार्ट बनना चाहता है तो उसे मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और हमने एक अपनी डेडलाइन भी डिफाइन करनी है कि कितने टाइम में फंड रेज हो जाना चाहिए। लेट सपोज अगर हम 10 डेज की भी डेडलाइन रख सकते हैं, 5 डेज की भी डेडलाइन रख सकते हैं। उसके बाद हमने टारगेट सेट करना है कि हमें कितनी अमाउंट रेज करनी है, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। 1 लाख की चाहिए, 1000 की चाहिए, तो उसे हमने टारगेट का नाम दिया। उसके बाद एक वेरिएबल हम बना लेते हैं रेज्ड अमाउंट का, यानी कि कितनी अमाउंट रेज्ड हो गई है।
और लास्ट जो हमने वेरिएबल बनाई है नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, कितने इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है, ये सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इन सब का यूज़ होगा, आपको फिर ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का फंक्शन आपको पता है कि ये सिर्फ एक ही बार रन होता है एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। जो आप इसको वैल्यू दे देते हैं वो सेट हो जाती है। तो इसको मैं आर्गूमेंट दे रही हूँ ताकि हम एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट वो हम वैल्यूज़ खुद अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। तो सबसे पहला आर्गुमेंट जो है इसका वो टारगेट है, यानी कि हमारा टारगेट क्या है कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो टारगेट सेट करना है। और दूसरा आर्गुमेंट इसको हम दे देते हैं अंडरस्कोर डेडलाइन, कि डेडलाइन क्या है। डेडलाइन से मेरा मतलब टाइम होगा कि कितने टाइम में हमें इन्वेस्टमेंट को रेज करना है। उसके बाद टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर टारगेट, ये हम सेट कर देंगे। डेडलाइन is equal to underscore deadline, deadline is equal to block dot timestamp plus underscore deadline। अब ये वाला स्टेप आपको समझना पड़ेगा कि ब्लॉक डॉट टाइम स्टेप यहाँ क्यों लिखा है। जब भी कोई ब्लॉक माइन होता है तो उसमें हम ये ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करते हैं ब्लॉक डॉट टाइम स्टेप। तो ये वेरिएबल क्या करता है कि जो भी ब्लॉक माइन होता है तो उसका टाइम स्टैम्प यूनिक्स में आ जाता है, खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने जब कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया तो उस वक्त का टाइम स्टैम्प होगा, मतलब कितना टाइम हुआ उस वक्त, और उसमें प्लस कर देगा वो हमारी डेडलाइन जो हम उसको देंगे। मतलब हम कह लेते हैं कि अगर 2 सेकेंड्स में हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी वो होगी 2 सेकेंड्स। और फिर हम उसे टाइम दे देते हैं कि लेट्स सपोज 2 डेज़ का हम उसको टाइम दे देते हैं कि इसमें प्लस कर दो 2 डेज़। और ये जो हम उसको टाइम देंगे खुद से इनपुट करवाएंगे, जो मैंने यहाँ पे आर्गूमेंट लिखा है, तो वो इस ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प में ऐड हो जाएगा और हमारे पास इतना टाइम फिर होगा फंड को रेज करने के लिए। अब इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेट कर लेते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100 वे, मतलब जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है वो 100 वे से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और ओनर बता देंगे कि ओनर इज इक्वल टू msg डॉट सेंडर। ये हमने अपने कंस्ट्रक्टर में इसलिए बताया क्योंकि हम सिर्फ एक ही ओनर बना रहे हैं इस क्राउड फंडिंग स्कीम का। तो जिसको हम इन कंस्ट्रक्टर में बता देंगे वही ओनर होगा और जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा वही ओनर बन जाएगा। अब उसके बाद एक फंक्शन बना लेते हैं कि जो कि इथीरियम रिसीव करेगा इन्वेस्टर से, यानी कि इन्वेस्टर इस फंक्शन के थ्रू अपना डिपॉजिट करवा सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। फंक्शन का नाम हम सेंड ईथ ही रख लेते हैं, आर्गुमेंट की इसको ज़रूरत नहीं है, इसको पब्लिक कर देंगे। और पेबल का कीवर्ड लगाएंगे क्योंकि ये ईथर रिसीव कर रहा है इसलिए ये पेबल है। इसमें रिक्वायर की हमने कंडीशंस लगानी है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो पहली कंडीशन जो हमने रिक्वायर की लगाई है उसमें हमने बताना है कि ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प शुड बी लेस देन डेडलाइन, यानी कि हम जो भी डेडलाइन इसकी सेट करेंगे ना कि हमें 10 दिन में या 2 दिन में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करना है तो उससे कम होना चाहिए टाइम स्टैम्प। लेट सपोज कि जब ये फंक्शन कोई इन्वेस्टर चलाता है, यानी कि वो इसमें इथीरियम डिपॉजिट करवाना चाहता है और ये फंक्शन रन करता है, तो उस वक्त जो भी टाइम स्टैम्प आएगा, मतलब जो भी टाइम आएगा इस ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू, तो वो टाइम कम होना चाहिए किससे, डेडलाइन में। अगर वो टाइम ज़्यादा हो गया है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट ना कर सके। और इसके साथ ही आप कोई इसमें मैसेज रिकॉर्ड करवा मैसेज लिख सकते हैं कि टाइम पास्ड हो गया है। लेट्स सपोज कोई एरर आए तो वो उसको मैसेज शो हो जाए कि टाइम हैज़ बीन पास्ड। रिक्वायर की कंडीशन लगाने का मतलब ये है कि जब टाइम गुजर जाए तो फिर कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट ना करे, टाइम के अंदर अंदर ही इन्वेस्टमेंट आए सिर्फ। एक और रिक्वायर की कंडीशन लगा लेते हैं। दूसरी रिक्वायर की कंडीशन वो ये चेक करेगी कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट इक्वल होनी चाहिए या ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। हमने मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ सेट किया है 100 वे। अब कोई यहाँ पर 100 वे से कम अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमने इसमें रिक्वायर की कंडीशन लगा दी है कि मैसेज डॉट वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। अगर कोई 100 वे से कम इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसको मैसेज चला जाए, मैसेज आप यहाँ लिख दें। अब कोई 100 वे से लेस अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहे तो वो नहीं होगी, क्योंकि हमने रिक्वायर की कंडीशन लगा दी है कि MSG डॉट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और अगर कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट से लेस अमाउंट को डिपॉजिट करवाना चाहेगा तो उसके लिए आप यहाँ मैसेज लिख दें कि यू हैव लेस अमाउंट, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं अपना मैसेज।
उसके बाद हमें यहाँ पर ज़रूरत है एक इफ़ की कंडीशन हमें लगानी है। ये इफ़ की कंडीशन हमने इसमें इसलिए लगाई है ताकि हम अपने नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड रख सकें। लेट सपोज अगर कोई इन्वेस्टर पहली दफ़ा आता है, इसमें इन्वेस्ट करता है, तो अभी हमने उसको क्या वैल्यू दी है, 0, यानी कि उसके एड्रेस के अगेंस्ट अभी 0 है। लेकिन जब उसने इन्वेस्ट कर दिया तो वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड हो गया कि एक इन्वेस्टर आ गया है। अब अगर यही इन्वेस्टर दोबारा इन्वेस्ट करेगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इन्वेस्टर 1 ही रहेगा। इसका भी हम आगे एक और काम करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। अब जो इफ़ की कंडीशन के नीचे हमने 2 लाइंस लिखी हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो पहले हमारा फंक्शन ये चेक करेगा कि क्या इसकी वैल्यू 0 पे है, मतलब इसने क्या पहले इन्वेस्ट किया है या नहीं। अगर उसने पहले इन्वेस्ट नहीं किया तो उसको 1 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि कह लो कि 1 इन्वेस्टर हमारे पास आ गया है। और उससे क्या होगा कि हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा इस लाइन से, यानी कि जो भी हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट रेज हुई है वो अपडेट हो जाएगी। अब सपोज कर लेते हैं कि इसी इन्वेस्टर ने दोबारा इसमें इन्वेस्ट किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो उससे क्या होगा, उसको 2 वोट नहीं मिलेंगे। ये बेसिकली थोड़ा सा हमारा वोट में भी हेल्प करेगा कि अगर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ एक इन्वेस्टर एक ही दफ़ा वोट कर सके। तो इफ़ की कंडीशन क्या कर रही है कि एक इन्वेस्टर को सिर्फ एक ही इन्वेस्टर पे वो रखेगी, उसे 2 वोट नहीं मिलेंगे चाहे वो कितनी भी बार इन्वेस्टमेंट करे। लाइक एक इन्वेस्टर 100 करके 10 दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 10 वोट दे सकेगा, वो एक ही वोट दे सकेगा क्योंकि वो एक ही इन्वेस्टर है। तो इसलिए हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है कि पहले वो ये देखें कि इस msg.sender इस वक्त कौन है, इन्वेस्टर है, तो वो उसके एड्रेस के अगेंस्ट क्या है, 0 वैल्यू है। और जब उसने इन्वेस्ट कर दिया तो उसमें एक प्लस हो गया, यानी कि वो एक इन्वेस्टर को एक वैल्यू मिल गई है। लेकिन अगर इसने दोबारा इन्वेस्ट किया तो उसको दोबारा से वो वैल्यू नहीं अब मिलेगी, एक ही इन्वेस्टर रहेगा। और ये लाइन हमारी क्या कर रही है कि अगर एक ही इन्वेस्टर दूसरी दफ़ा इन्वेस्ट करता है तो उसके एड्रेस के अगेंस्ट वो वैल्यू अपडेट हो जाए। लेट सपोज पहले इन्वेस्टर ए ने 100 वे इन्वेस्ट करवाए, तो उसके अकाउंट में कितना पड़ा है, 100 वे। अब उसने दोबारा फिर 100 वे इन्वेस्ट किए, तो ये जो लाइन है उसी के अकाउंट में, मतलब उसी के एड्रेस के अगेंस्ट 200 वे अपडेट कर देगी। जब उसके अगेंस्ट 200 वे अपडेट होंगे तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो रेज्ड अमाउंट है वो भी अपडेट हो जाएगी, यानी कि वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली इसका मकसद यही था लिखने का। उसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं गेट बैलेंस का, जिससे हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोटल बैलेंस देख सकें कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितना बैलेंस है। इसका नाम गेट बैलेंस ही रख लेते हैं। इसको हमने पब्लिक कर लिया, व्यू रिटर्न्स यूनिट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोटल बैलेंस देखने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं एड्रेस दिस डॉट बैलेंस। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोटल बैलेंस देखने की कमांड है। इसके अलावा जो भी हम छोटी छोटी चीज़ें लिखते हैं, पब्लिक, व्यू, रिटर्न्स वगैरह, अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप तो डिस्क्रिप्शन में सॉलिडिटी का जो कंप्लीट कोर्स मौजूद है वो आप देख सकते हैं, उसमें हर चीज़ बहुत डिटेल में बताई गई है। आगे भी हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम थोड़ा तेज़ी से काम करेंगे और हर चीज़ को इतनी अच्छी तरह नहीं डिफ़ाइन किया जाता जब प्रोडक्शन बेस्ड डेवलपमेंट होती है, तो इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं रिफंड का, कि अगर हमारे पास टारगेट मीट नहीं होता डेडलाइन का, जो भी हमें डेडलाइन हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बनानी है कि हमारे लेट सपोज 10 दिन में अगर 1000 हमारे पास इकट्ठा नहीं होता और डेडलाइन मीट नहीं हुई, तो फिर क्या होगा कि हर इन्वेस्टर एलिजिबल होगा कि वो अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को दोबारा से रिफंड कर ले, दोबारा से वापस ले लें। तो इसके लिए हम फंक्शन का कीवर्ड लगाएंगे पहले। इसका नाम हम रिफंड ही रख लेते हैं। इसको पब्लिक कर लिया। इसमें हमने रिक्वायर की कंडीशन लगानी है। तो रिक्वायर में हमने पहली कंडीशन ये बता दी कि अगर हमारे पास ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प इंक्रीज हो गया डेडलाइन से, यानी कि हमने डेडलाइन थी 10 दिन की और टाइम उससे ज़्यादा हो गया है, और एंड और एक और बता देते हैं कि, और दूसरा हमने ये बताना है कि रेज्ड अमाउंट जो है वो लेस है टारगेट से, यानी कि जो हमने टारगेट सेट किया था कि हमारे पास 100 या 1 लाख होना चाहिए, उससे कम रेज हुई है हमारे पास। तो ये दोनों कंडीशन अगर मीट हो जाती हैं तो फिर इन्वेस्टर्स एलिजिबल होंगे कि वो रिफंड के लिए अप्लाई कर दें और वो अपनी अमाउंट दोबारा से
वापस ले लें। इसमें आप कोई मैसेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉमा लगाकर। उसके बाद एक और हम रिक्वायर की कंडीशन लगा लेते हैं। दूसरी जो हमने रिक्वायर की कंडीशन लगाई है, इसका मतलब ये है कि हर कोई ना आ जाए रिफंड लेने के लिए, जिसने इन्वेस्ट नहीं भी किया वो भी रिफंड के लिए आ जाए। इस कंडीशन से होगा ये कि इन्वेस्टर msg.sender शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर अपने पहले क्या वैल्यू चेक की थी कि इन्वेस्टर msg.sender वो पहले 0 के इक्वल होना चाहिए, और जब वो इन्वेस्ट कर दे तो उसको क्या वैल्यू मिल जाए 1। लेकिन अगर कोई ऐसा आता है रिफंड के लिए जो कि msg.sender इज इक्वल टू 0 है, तो उसको रिफंड नहीं मिलेगा। उसने लाजमी इसमें इन्वेस्टमेंट की हो तभी वो रिफंड के लिए एलिजिबल होगा, और अदरवाइज आप मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि यू आर नॉट इन्वेस्टर। अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र का। इसको हमने पेबल रखा है क्योंकि जो भी इधर रिसीव करता है उसको हम पेबल ही रखते हैं सॉलिडिटी में। तो हमने जो ये यूज़र का वेरिएबल बनाया है ये पेबल है क्योंकि इसने इधर रिसीव करने हैं। उसके बाद msg.sender को हमने पेबल किया क्योंकि जो भी रिफंड के लिए इस फंक्शन को रन कर रहा है वो msg.sender ही है, और वो हमने पेबल बनाना है क्योंकि उसने इथर रिसीव करने हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी पेबल को यूज़ किया। एक और लाइन लिख लेते हैं। ये लाइन करेगी क्या कि ये ट्रांसफ़र कर देगी। अब ये लाइन क्या करेगी कि ये दोनों रिक्वायरमेंट अगर मीट हो जाती हैं तो फिर ये लाइन क्या करेगी कि जो भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की होगी वो यूज़र को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और यूज़र कौन है? यूज़र हमारा वो इन्वेस्टर ही है जिसने ये रीफंड का फंक्शन रन किया है। और जब उसको अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाए तो जो इन्वेस्टर है msg.sender यानी कि जिसने भी ये फंक्शन रन किया है रीफंड के लिए, वो किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। वो दोबारा से इसी 0 पे आ जाए जिससे वो शुरू हुआ था, यानी कि जब उसने पहली बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो आया था तो वो 0 पर था। जब उसने इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसको 1 की एक वैल्यू मिल गई, और अब जब उसने दोबारा अपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और उसकी कंडीशन मेट हो गई तो उसके पास से सारा जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की थी वो ट्रांसफ़र हो गया, उसके अकाउंट में वापस चला गया, और वो इन्वेस्टर दोबारा से 0 हो गया, उसकी वैल्यू 0 हो गई है, उसके एड्रेस के अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो 0 है। और यहाँ हमने मैपिंग का यूज़ किया है। आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह इसको कॉल करते हैं तो ये मैपिंग ही होती है। मैपिंग को कॉल करने का तरीका ही यही होता है। मैपिंग हम इसी तरह यूज़ करते हैं कि पहले मैपिंग का नाम फिर की वैल्यू दे देते हैं और उसके इक्वल कर देते हैं वैल्यू को। तब हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन बना लेते हैं जो कि क्रिएट रिक्वेस्ट का। ये रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा जो कि सिर्फ ओनर ही रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता है अगर उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कुछ विड्रॉ करवाना है। तो रिक्वेस्ट क्रिएट करने से पहले हम एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं। स्ट्रक्ट भी डाटा स्टोर करती है विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। स्ट्रक्ट का कीवर्ड लगाएंगे और इसका नाम हम रिक्वेस्ट रख लेते हैं। स्ट्रक्ट में हम वो सारी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे ओनर को जब भी रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए उसे क्या क्या बताना पड़ेगा, वो सब प्रॉपर्टीज़ हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग है, उसे डिस्क्रिप्शन बतानी होगी कि किस चीज़ के लिए वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करवाना चाहता है, लाइक चैरिटी है या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। इसमें हमने एड्रेस को, रिसिपेंट के एड्रेस को पेबल करना है, यानी जिस अकाउंट पर ईथर ट्रांसफ़र होंगे वो रिसिपेंट है और वो पेबल ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैल्यू, यानी कि कितनी अमाउंट वो विड्रॉ करवाना चाहता है, कितनी अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। उसके बाद बूलियन में हम लिखेंगे कंप्लीट। इसका मतलब यह है कि जो रिक्वेस्ट पहले से कंप्लीट हो चुकी है और उसे फंड भी मिल चुका है तो वो रिक्वेस्ट दोबारा से ना जनरेट हो। और नंबर ऑफ वोटर्स भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। ओनर को जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करवाना है तो उनमें उसे इन्वेस्टर्स के वोट चाहिए होंगे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। वो विदाउट परमिशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ नहीं करवा सकता। ओनर के लिए इन्वेस्टर्स वोट करेंगे, अगर 50% से ज़्यादा वोट होंगे तो ओनर विड्रॉ कर सकता है, वरना वो विड्रॉ नहीं कर सकेगा। अब मैपिंग बनाएंगे हम। मैपिंग ये करेगी कि ये एड्रेस के अगेंस्ट हमें बताएगी कि किसने वोट किया है और किसने नहीं। इसका नाम हम वोटर्स ही रख लेते हैं। यहाँ पे मैपिंग बनाने का मतलब ये है कि हम एड्रेस से देख सकें कि इस एड्रेस ने, मतलब वोटर के इस एड्रेस ने वोट किया है या नहीं। बोल मतलब ट्रू या फॉल्स। अब हम एक और मैपिंग बना लेते हैं अपने स्ट्रक्ट के लिए। जो हमारे पास स्ट्रक्ट है उसका नाम रिक्वेस्ट है और इसमें हमने एस लगा दिया, सिर्फ ये है
ये हम अपने ये मैपिंग हमने स्ट्रक के लिए ही बनाई है। आप देखें कि इसमें हमने मैपिंग की वैल्यू पर हमने स्ट्रक की का नाम ही लिख दिया रिक्वेस्ट। तो इसको बनाने का पर्पस ये है कि हो सकता है कि जो इन्वेस्टर है उसने मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट कर दी हैं। जिस तरह एरे में हमारे पास 0 से इंडेक्सिंग होती है, 0 से वैल्यू स्टोर होना स्टार्ट होती है, तो 0 पर हम कह देते हैं कि चैरिटी की उसने रिक्वेस्ट जनरेट किया है, तो चैरिटी के लिए पैसे चाहिए। और 1 पर जो रिक्वेस्ट पड़ी है उसको किसी भी प्रोजेक्ट है, रोड का प्रोजेक्ट है, कोई हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट है, उसके लिए उसने रिक्वेस्ट जनरेट की है। तो इस तरह मल्टीपल रिक्वेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। उनको देखने के लिए हमने ये मैपिंग बनाई है। तो उसमें होगा क्या कि जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उन्हें हम यूनिट मतलब लेट्स सपोज आईडी के एंगेज्ड हम देख लेंगे। इन सब प्रॉपर्टीज़ को, किसकी प्रॉपर्टीज़ को, स्ट्रक की प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेंगे कि कौन सी रिक्वेस्ट उसने जनरेट की है और किस पर्पस के लिए उसने रिक्वेस्ट जनरेट की है। अब हम एक मॉडिफायर बना लेते हैं। मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट भी पहले हमने कई दफ़ा यूज़ किया है। मॉडिफायर बना लेते हैं। मॉडिफायर का आपको पर्पस पता है कि मॉडिफायर ओनर के लिए ही यूज़ होता है। इसका नाम हम ओनली ओनर रख लेते हैं और इसमें एक रिक्वायर की कंडीशन लगा देंगे। ओनली ओनर इज इक्वल टू MSG डॉट सेंडर। अगर आपको मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी जो कोर्स मौजूद है उसमें हर चीज़ डिटेल में बताई हुई है। सॉलिडिटी का कंप्लीट कोर्स है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक दफ़ा जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफायर बना लेते हैं और मॉडिफायर का नाम हमने यहाँ ओनली ओनर रखा है, तो हमें ऐसा फंक्शन जो हम सिर्फ ओनर से रन करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये फंक्शन सिर्फ ओनर रन करे और कोई रन ना करे, तो उस फंक्शन में हम इस ओनली ओनर के वर्ड को यूज़ कर लेंगे। तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली मॉडिफायर के थ्रू रिएक्ट करेगा और उस फंक्शन को सिर्फ ओनली ओनर ही रन कर सकेगा। तो ये मॉडिफायर का पर्पस होता है। हमने जो ये अपनी स्ट्रक के लिए मैपिंग बनाई थी, इसके नीचे हमें एक वेरिएबल भी डिफाइन करना होगा जिसे हम पब्लिक कर रहे हैं, और ये है नम रिक्वेस्ट का। इसका आगे यूज़ होगा, तो जब इसका यूज़ होगा तो मैं आपको बताऊंगी। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं क्रिएट रिक्वेस्ट का। ये फंक्शन ये करेगा कि ओनर के लिए रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और इसको हम आर्गुमेंट दे देंगे। पहला आर्गुमेंट हम देंगे डिस्क्रिप्शन का, यानी कि उसे डिस्क्रिप्शन देनी होगी कि वो किस चीज़ के लिए उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेट्स सपोज चैरिटी के लिए चाहिए या प्रोजेक्ट में उसे इन्वेस्ट करना है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ के लिए चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट है, दूसरे आर्गुमेंट में हमने रिसिपेंट का एड्रेस बताना है कि किस एड्रेस पर, मतलब किस एड्रेस ने ईथर रिसीव करने हैं, तो इसलिए ये पेएबल है। और तीसरे आर्गुमेंट में हमने अंडरस्कोर वैल्यू बतानी है, यानी कि कितनी वैल्यू वो विड्रॉ करवाना चाहते हैं ओनर। इसको पब्लिक कर देंगे और इसके साथ हम मॉडिफायर यूज़ करेंगे ओनली ओनर का, जो हमने भी बनाया था। अब हम एक नया वेरिएबल बना लेंगे न्यू रिक्वेस्ट के नाम से, और इसमें हम अपनी स्ट्रक को ही कॉल कर रहे हैं। इसमें हम अपने स्ट्रक को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं और इसे हमें स्टोरेज में सेव करवाना है। मेमोरी आपको पता है टेम्परेरी स्टोरेज होती है और परमानेंट स्टोरेज के लिए हम स्टोरेज का कीवर्ड लगाते हैं। और इसका नाम हमने रखा है न्यू रिक्वेस्ट। ये इक्वल है रिक्वेस्ट। अब आपको ये लाइन समझनी है कि ये लाइन ये क्या कर रही है। इसमें हमने एक नया वेरिएबल बना लिया जिसका नाम हमने न्यू रिक्वेस्ट रखा है और उसे हम परमानेंट स्टोरेज करवा रहे हैं, और वो पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है, रिक्वेस्ट की तरफ। रिक्वेस्ट हमारी क्या है, रिक्वेस्ट हमारी इस वक्त स्ट्रक्ट है और स्ट्रक्ट में इतनी सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। तो ये जो नया वेरिएबल हमने बनाया है ये हमारी स्ट्रक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है और कर क्या रहा है, जो हमने नम रिक्वेस्ट का वेरिएबल बनाया था यहाँ, अब इसकी ज़रूरत पड़ गई है। ये नम रिक्वेस्ट का जो हमने वेरिएबल बनाया है, लेट सपोज हम कह देते हैं कि हमारे पास कोई नई रिक्वेस्ट आई है, तो वो एरे में 0 पर स्टोर है, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है ये हमारी एरे का ही नाम है। तो हमारी एरे में कोई अगर नई रिक्वेस्ट आई है वो 0 पर आएगी पहली रिक्वेस्ट, और किसकी तरफ पॉइंट करेगी, वो हमारे स्ट्रक की तरफ पॉइंट करेगी, क्योंकि जो रिक्वेस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी स्ट्रक में मौजूद हैं कि हमारी रिक्वेस्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, कि वो किस चीज़ के लिए, मतलब उसे किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट उसने जनरेट किया है, चैरिटी के लिए की है या बिजनेस के लिए की है, कौन से एड्रेस पे वो अमाउंट को विड्रॉ करवाना चाह रहा है और कितनी अमाउंट वो विड्रॉ करवाना चाह रहा है। ये सब चीज़ें किस में मौजूद हैं, रिक्वेस्ट में, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रक का नाम रिक्वेस्ट रखा था। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये न्यू रिक्वेस्ट का जो वेरिएबल है ये हमारी स्ट्रक की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो कि मौजूद है हमारी
मैपिंग, इस मैपिंग का नाम हमने क्या रखा था, रिक्वेस्ट, मैपिंग में मौजूद है। और इसके बाद हमने नम रिक्वेस्ट को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि इसमें एक प्लस कर दिया। अब हम एक नई चीज़ कर लेते हैं जो कि हमने पहले किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं की। न्यू रिक्वेस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। अब इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, फिर कॉपी फिर पेस्ट, फिर कॉपी फिर पेस्ट, 5 दफ़ा इसको किया है कॉपी पेस्ट। और अब हम इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी ऐड कर देंगे जो हमारी स्ट्रक्ट वाली हैं। पहली डिस्क्रिप्शन थी और दूसरी है रेसिपेंट, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है वैल्यू इज इक्वल टू अंडरस्कोर वैल्यू। उसके बाद कंप्लीट इज इक्वल टू अंडरस्कोर कंप्लीट, कंप्लीट इज इक्वल टू, ये हमने बुलियन में अपनी ये प्रॉपर्टी हमने बुलियन में लिखी थी, तो हमने इसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखना है। यहाँ से हम देख लेते हैं स्ट्रक्ट में, ये बुलियन में थी हमारी जो प्रॉपर्टी है कंप्लीट की, यानी कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट जनरेट हो, ओनर जो रिक्वेस्ट जनरेट करे वो पहले से कंप्लीट हुई भी ना हो। अगर वो रिक्वेस्ट पहले से कंप्लीट हो चुकी है, मतलब एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर वो पहले से ही अमाउंट रिसीव कर चुका है, तो दोबारा से वो वही रिक्वेस्ट जनरेट करके अमाउंट रिसीव ना करे, तो इसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखना है। उसके बाद न्यू रिक्वेस्ट डॉट नंबर ऑफ वोटर्स इक्वल टू 0, इसको हमने 0 पे सेट करना है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नई रिक्वेस्ट जनरेट होकर आए तो उसके ऊपर कोई वोट हुआ ना हो, बाय डिफ़ॉल्ट उस पर 0 वोट होना चाहिए, और फिर वो इन्वेस्टर्स के पास जाए, फिर उसे इन्वेस्टर वोट करें। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिफ़ाइन करनी है। बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है कि न्यू रिक्वेस्ट जो है हमारी रिक्वेस्ट यानी स्ट्रक्ट की तरफ पॉइंट कर रही है, जो कि हमारी मैपिंग की एरे में मौजूद है। नम रिक्वेस्ट का इसको हमने नाम दिया है, और जब हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट, जैसे कि कोई भी रिक्वेस्ट 0 पर है, तो इस पर जो भी चेंज करेंगे वो इसी पर अल्टीमेटली वो इसी पर चेंज हो रहा होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्ट को कॉल कर रही है और ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी स्ट्रक्ट की ही हैं। तो इसमें सारी डिस्क्रिप्शन डिफाइन होनी चाहिए। जब भी ओनर रिक्वेस्ट जनरेट करे कि उसे फंड चाहिए तो उसे डिस्क्रिप्शन देनी होगी कि उसे किस काम के लिए चाहिए, और एड्रेस बताना होगा रिसिपेंट का कि किस एड्रेस पर उसे अमाउंट चाहिए, वैल्यू बतानी होगी कितनी वैल्यू चाहिए, और वो रिक्वेस्ट जो है पहले से कंप्लीट हुई भी ना हो, यानी कि जिस एक पर्पस के लिए उसने पहले से पैसे ले लिए दोबारा ना लेने आ जाए वो। और नंबर ऑफ वोटर उस पर 0 होनी चाहिए, यानी कि उस पर पहले से वोट ना हुए हुए हो, मतलब ऐसी रिक्वेस्ट जो आई है कि जो पहले से कंप्लीट भी हुई हुई है और उस पर वोटर्स ने वोट भी किया हुआ है, तो दोबारा से ऐसी रिक्वेस्ट ना जनरेट हो। इसके बाद हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन क्या करेगा कि वोट के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। अब इस फंक्शन से क्या होगा कि जितने भी इन्वेस्टर हैं वो वोट कर सकेंगे इस रिक्वेस्ट पर जो कि ओनर ने जनरेट की है। ओनर ने जो रिक्वेस्ट जनरेट की है कि उसे पैसा चाहिए, इस रिक्वेस्ट पर अब इन्वेस्टर वोट करेंगे। अगर वोटिंग 50% से ज़्यादा होगी तो ही ओनर को पैसे मिलेंगे, वरना ओनर को कुछ भी नहीं मिलेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से। तो हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का नाम लिख लेते हैं वोट रिक्वेस्ट, इसको आर्गुमेंट दे देते हैं रिक्वेस्ट नंबर, रिक्वेस्ट नंबर के नाम से कि कौन सी रिक्वेस्ट पर वो वोटिंग करवाना चाह रहा है। लेट सपोज एरे में बहुत सारी रिक्वेस्ट मौजूद हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए मौजूद है, चैरिटी के लिए, बिजनेस के लिए, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट मौजूद हैं। तो कौन सी रिक्वेस्ट नंबर पर वो वोटिंग करवाना चाहता है वो यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे रिक्वेस्ट का, तो उसके अगेंस्ट वो हमें दिखा दे कि ये वाली रिक्वेस्ट पर वो वोटिंग करवाना चाह रहा है। तो इसलिए हमने इसका डाटा टाइप यूनिट रखा है, इसको पब्लिक कर दिया, और इसमें हम रिक्वायर की कंडीशन पहले लगाएंगे। ये जो हमने रिक्वायर की कंडीशन लगाई है ये हमने काम पहले भी किया है, जिसमें हमने कहा था कि इन्वेस्टर होना ज़रूरी है, यानी कि अगर इन्वेस्टर है तो ही वो वोट कर पाएगा। अगर वो इन्वेस्टर ही नहीं है, इस क्राउड फंडिंग स्कीम का पार्ट ही नहीं है, तो वो वोट भी ना कर सके। तो अगर इस तरह कोई एरर आता है तो आप मैसेज लिख दें यू आर नॉट इन्वेस्टर। वोटिंग करने के लिए इन्वेस्टर होना ज़रूरी है, इनके अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है क्राउड फंडिंग में तभी आप वोट करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद हम एक और काम कर लेते हैं, ये काम भी हमने पहले इसमें एक दफ़ा किया हुआ है। अब इस लाइन में हमने सेम वही काम किया जो हमने यहाँ किया था, जो हमने इस लाइन में किया था कि हम अपने न्यू रिक्वेस्ट के ज़रिए अपनी स्ट्रक्ट की तरफ पॉइंट कर रहे थे और उसे इक्वल कर रहे थे अपनी
मैपिंग में। तो सेम काम हमने यहाँ पर किया कि अब हमने दिस रिक्वेस्ट का एक लाइक वेरिएबल बना लिया और ये पॉइंट कर रहा है किसकी तरफ, हमारी स्ट्रक्ट की तरफ, यानी कि हमारी सारी स्ट्रक्ट की प्रॉपर्टीज़ की तरफ ये पॉइंट कर रहा है। और ये देख रहा है कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि जो रिक्वेस्ट नंबर है, लाइक जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, अगर वो 0 नंबर पर है, एरे में 0 नंबर पे स्टोर है, तो उसके अगेंस्ट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे स्ट्रक्ट की तरफ पॉइंट कर रही है, उसे हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है जो कि दिस रिक्वेस्ट का वेरिएबल है। अब इसमें रिक्वायर की कंडीशन लगाएंगे। अब ये रिक्वायर की कंडीशन क्या कर रही है कि दिस रिक्वेस्ट, यानी कि इसके थ्रू जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है वोटिंग के लिए, उस पर वोटर msg.sender ने पहले से वोट किया हुआ ना हो, तो इसलिए हमने इसे बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है। अगर उसने पहले से वोट नहीं किया हुआ तभी वो इस एलिजिबल होगा वोट करने के। तो इससे ये होगा कि हर वोटर सिर्फ एक ही दफ़ा वोट कर पाएगा, कोई भी वोटर 2 बार वोट ना करे, यानी कि एक इन्वेस्टर सिर्फ एक ही दफ़ा वोट कर सकेगा, बेशक उसने जितना मर्जी क्राउड फंडिंग फंड में इन्वेस्ट किया हो, लेकिन उसे एंटिटी सिर्फ एक ही इन्वेस्टर की मिलेगी, इसलिए वो एक ही वोट कर सकता है। तो अगर इसमें भी आप कोई भी मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि यू ऑलरेडी वोटेड। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है जिसने पहले से वोट किया हुआ है, तो फिर इसमें एरर आ जाए कि ऑलरेडी वोटेड, कुछ भी आप इसमें लिख दें। और उसके बाद जब ये रिक्वायर की कंडीशन मीट हो जाए तो दिस रिक्वेस्ट डॉट वोटर इक्वल टू ट्रू हो जाए। तो इस फंक्शन को आपने समझना है कि क्या कर रहा है। हमने सबसे पहले जो रिक्वायर की कंडीशन लगाई उसमें हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है इसको, कि जो भी दिस रिक्वेस्ट, यानी कि इस वेरिएबल में हमने जो ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी वोट के लिए, उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवाया। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारी जो रिक्वेस्ट है, दिस रिक्वेस्ट है, उस पर वोटर ने पहले से वोट ना किया हो, उसे बाय डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स कर लिया। तो जब ये कंडीशन मीट हो गई, उसने पहले से वोट नहीं किया हुआ, तो वो वोट कर सकता है, और जब वो वोट कर दे तो वो ट्रू हो जाए, दिस रिक्वेस्ट डॉट वोटर msg.sender वो ट्रू हो जाए। और इसी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट नंबर ऑफ वोटर प्लस प्लस हो जाए, यानी कि इंक्रीज हो जाए। जैसे एक वोट आए तो वो इसमें ऐड हो जाए, यानी कि अब 2 वोट हो जाए। फिर एक और वोट आ जाए तो फिर एक ऐड हो जाए, यानी कि 3 वोट हो गए। इस तरह ये प्लस प्लस ये करेगा कि नंबर ऑफ वोटर को इंक्रीज कर देगा। दिस रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये लाइन ये कर रही है, कोमा नहीं लगाना है, यहाँ पर हमने लगाना है सेमीकोलन। अब हमने ओनर की पेमेंट के लिए लास्ट फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। तो ये छोटा सा फंक्शन है, हम बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं मेक पेमेंट, यानी कि ओनर को पेमेंट मिल जाए इस फंक्शन के थ्रू। इसमें हमने आर्गुमेंट देना है रिक्वेस्ट नंबर, यानी कि कौन सी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उसको पेमेंट मिल रही है वो हमें आर्गुमेंट देना है, और पब्लिक कर देंगे इसको। ये क्योंकि ओनर के लिए है फंक्शन, इसलिए हम मॉडिफायर भी यूज़ करना है ताकि इस फंक्शन को सिर्फ ओनर ही रन कर सके और पेमेंट भी सिर्फ ओनर के पास ही जाए। इसमें पहले हम रिक्वायर की कंडीशन लगा लेते हैं, रेज्ड अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन टारगेट। ये हमने सबसे पहले बात की थी कि ओनर जो है तभी अमाउंट रिसीव कर सकेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, वो तभी विड्रॉवल कर सकेगा जब टारगेट अचीव हो गया हो। यानी कि अगर 1000 ईथर का टारगेट था हमारा कि हमने 1000 ईथर अमाउंट जनरेट करनी है, इतनी हमने पैसा इकट्ठा करना है, अगर वो हो गया है तभी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर सकेगा। तो रेज्ड अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन टारगेट। और इसमें भी आप कोमा लगा के जो मैसेज रिकॉर्ड करना चाहें कर लें। अगर एरर आए तो आप लिख दें टारगेट डिड नॉट अचीव। दोबारा से वही फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे। स्ट्रक्ट को हमने पॉइंट करना है, इसलिए हम स्ट्रक्ट का यहाँ नाम लिखेंगे रिक्वेस्ट। स्टोरेज का कीवर्ड यूज़ करेंगे, दिस रिक्वेस्ट शुड बी इक्वल टू रिक्वेस्ट्स, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट के एरे में जो रिक्वेस्ट नंबर पे, मतलब जिस भी नंबर पे हमारी रिक्वेस्ट मौजूद है, जो भी रिक्वेस्ट मौजूद है वो हमने दिस रिक्वेस्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा दी, और वो किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, हमारे स्ट्रक्ट की तरफ, यानी कि उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो स्ट्रक्ट में हमने डिफाइन की थी। उसके बाद फिर हम एक और रिक्वायर की कंडीशन लगाएंगे। ये जो रिक्वायर की कंडीशन होती हैं हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर बनाती हैं। दिस रिक्वेस्ट डॉट कंप्लीट इक्वल टू फॉल्स। ये लाइन भी आपको समझ आ गई, ये काम हमने कई दफ़ा कर लिया कि
दिस रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई है ये कंप्लीट जो है, आपको पता है स्ट्रक की प्रॉपर्टी है, तो वो पहले से कंप्लीट ना हुई हो, हमने इसे बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दिया है। ऐसी रिक्वेस्ट जो पहले से कंप्लीट हो चुकी है, उसके अगेंस्ट ओनर को पैसा भी मिल चुका है, तो फिर वहाँ पर वो एरर आ जाए, यानी कि जिस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ओनर ने पहले ही पैसे ले लिए तो दोबारा से वो उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं बना सकता। ये हमने फंक्शन है, ये वाली लाइन हमने पहले भी ऐड की हुई है, सेम हमने इस फंक्शन में दोबारा यूज़ कर लिया इसको। फिर हम एक और रिक्वायर की कंडीशन लगा देते हैं। इस रिक्वायर की कंडीशन में हमने वही काम किया जो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टर सिर्फ तभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पेमेंट रिसीव कर सकता है जब 50% से ज़्यादा उसे वोट मिल चुके हों। तो उसके लिए हमने ये कंडीशन यूज़ की है कि दिस रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट पर जो नंबर ऑफ़ वोटर्स हैं वो ग्रेटर होने चाहिए। किससे ग्रेटर होने चाहिए? टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी इन्वेस्टर हैं, जब उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो जो भी नंबर आएगा उससे ज़्यादा होने चाहिए वोट, तभी ओनर को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉवल मिलेगा। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर है वो 100 है, तो जब हमने इसको 100 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 50 आया। अब 50 से अगर ग्रेटर वोट मिले होंगे ओनर की रिक्वेस्ट को तो तभी उसे अमाउंट मिलेगी, वरना वो विड्रॉ नहीं कर सकता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। तो बस इतनी सी लाइन है जो आपने समझनी है। ये सारी कंडीशंस जितनी भी हमने रिक्वायर में कंडीशन डाली है ये मीट करना ज़रूरी है, ये मीट करेंगी तभी ओनर एलिजिबल होगा कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर ले। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन लिखनी है कि दिस रिक्वेस्ट, नेक्स्ट लाइन जो हमने लिखनी है उसमें हम रिसिपेंट, यानी कि हमारा रेसिपेंट वो एड्रेस है जिस पर हमने ईथर को ट्रांसफ़र करना है, तो हम ट्रांसफ़र के लिए एक लाइन लिखेंगे सिंपल सी, जिसमें अगर ये सारी कंडीशन मेट हो जाती हैं तो ट्रांसफ़र हो जाए अमाउंट दिस रिक्वेस्ट डॉट वैल्यू। तो इस लाइन में हमने ये बताया है कि हमारी जो इस वक्त रिक्वेस्ट चल रही है जिस पर वोट हुए हैं, जो रिक्वेस्ट जनरेट की थी ओनर ने, वही रिक्वेस्ट अभी तक चल रही है, उसने ये सारी कंडीशन ऊपर वाली मेट कर दी है। तो अब क्या होगा कि रेसिपेंट को अमाउंट मिल जाए। रेसिपेंट कौन है? ओनर ही बताएगा रेसिपेंट का एड्रेस, वो जो भी एड्रेस देगा कि इस एड्रेस पे मुझे अमाउंट चाहिए, तो ये बेसिकली वही एड्रेस है, उस पर ट्रांसफ़र हो जाए। उस पर क्या ट्रांसफ़र हो जाए? इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो वैल्यू, लेट सपोज ये चैरिटी की रिक्वेस्ट चल रही है, दिस रिक्वेस्ट डॉट वैल्यू, यानी कि इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो जितना भी पैसा मांग रहा है वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारी जो कमांड होती है ट्रांसफ़र डॉट ट्रांसफ़र का, जब हम कीवर्ड लगाते हैं अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसका पैटर्न यही होता है जो अभी हमने लिखा है। और उसके बाद हमने सिंपली जो अपने बूलियन लगाई थी उसको हमने ट्रू करवा देना है, जो हमने इसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखा था, इक्वल टू ट्रू। अब ये ट्रू हो जाए। इसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखा था यहाँ पर कि वो रिक्वेस्ट पहले से कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाए तो वो ट्रू हो जाए ताकि वो दोबारा ना आ सके पेमेंट के लिए। हमारा क्राउड फंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। इसको हम कंपाइल करके डिप्लॉय कर लेते हैं। ऑटो कंपाइल पे पहले से क्लिक किया हुआ है, अब इसे डिप्लॉय कर लेते हैं। डिप्लॉय करने के लिए हमसे 2 इनपुट फील्ड मांग रहा है जो कि हमने इसे कंस्ट्रक्टर में बता दिया था पहले। एक हमें टारगेट चाहिए और एक डेडलाइन चाहिए। डेडलाइन हमें टाइम चाहिए, टारगेट है टोटल इन्वेस्टमेंट के। हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाए हैं क्राउड फंडिंग का, इसमें ओनर को कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमें 1000 वे चाहिए, तो हम टारगेट 1000 वे रख लेते हैं। और डेडलाइन इसकी हमने टाइम में बतानी है, तो इसमें जो ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प ये ग्लोबल वेरिएबल है जो यूनिक्स टाइम स्टैम्प के मुताबिक टाइम को रिकॉर्ड करता है, तो इसमें हमेशा टाइम को आपने सेकंड्स में देना है। तो मैं 3600 सेकंड्स टाइम इसमें इनपुट कर रही हूँ। ये 1 आवर बनता है, इसे ट्रांजैक्ट करेंगे तो ये डिप्लॉय हो गया। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। आप देखिए हमारे पास सारे फंक्शंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं और वेरिएबल भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो हमने पब्लिक किए थे। तो इसे मैंने पहले अकाउंट से डिप्लॉय किया तो ये हमारा ओनर बन गया। जिस अकाउंट से हम डिप्लॉय करते हैं वो ओनर बन गया। हम यहाँ से देख सकते हैं ओनर भी का एड्रेस हमारे पास आ गया। रेज अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो अभी 0 है। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अब अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो 0 है। नंबर ऑफ इन्वेस्टर भी 0 है क्योंकि अभी किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो इन्वेस्टर से डिपॉजिट करवा लेते हैं अमाउंट, तो उसके लिए हम सेंड ईथर का फंक्शन रन करेंगे। ये फंक्शन हमने इन्वेस्टर्स के लिए बनाया था जो इस क्राउड फंडिंग का पार्ट बनना चाहता है, तो वो इस फंक्शन के जरिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट करवा सकता है और जिसकी मिनिमम अमाउंट है 100 वे।
हमने जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पहले से बता दिया था, तो हम सपोज कर लेते हैं जो दूसरा एड्रेस है ये इन्वेस्टर है, इस पर क्लिक करेंगे और 100 यहाँ लिख देंगे। 100 और यहाँ पर वे सिलेक्ट हुआ है तो 100 वे हम इसे डिपॉजिट करवा लेते हैं। सेंड ईथ पे क्लिक किया तो ये डिपॉजिट हो गया। अब हम सपोज कर लेते हैं जो इससे नीचे वाला एड्रेस है ये दूसरा इन्वेस्टर है, इससे भी हम डिपॉजिट करवा लेते हैं। इससे लेट सपोज हम 300 वे डिपॉजिट करवा लेते हैं। सेंड ईथ पे क्लिक किया तो ये हो गया। अब एक और इन्वेस्टर हम चूज कर लेते हैं, इससे नीचे वाला एड्रेस ले लेते हैं, इसे भी इन्वेस्टर बना देते हैं। इससे हम लेट सपोज 600 वे इससे डिपॉजिट करवा लेते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इन्वेस्टर कितने हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर 3 है। और रेज्ड अमाउंट देख लेते हैं, यहाँ पर 1000 वे हमारे पास रेज्ड अमाउंट है। और रिक्वेस्ट अभी हमने कोई जनरेट नहीं की, तो हमारे पास जो हमारे पास टारगेट था 1000 वे जमा करने का वो हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। अब हम क्रिएट रिक्वेस्ट का फंक्शन रन कर लेते हैं। क्रिएट रिक्वेस्ट का फंक्शन क्या कर रहा है कि एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा ओनर के लिए, यानी कि अगर इस ओनर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बैलेंस विड्रॉ करना चाहता है तो उसे पहले एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी इस फंक्शन के जरिए। और इसको कौन जनरेट कर सकता है? सिर्फ ओनर, क्योंकि हमने इसमें मॉडिफाई लगाया था ओनली ओनर का। इस रिक्वेस्ट को सिर्फ ओनर ही जनरेट कर सकता है, तो हम एक रिक्वेस्ट जनरेट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए हमने इसका फंक्शन रन करना है और ये हमसे इनपुट मांग रहा है। तो सपोज कर लेते हैं कि हम चैरिटी की एक ऑप्शन में चैरिटी लिख देते हैं, चैरिटी के लिए ये। और रेसिपेंट में आप किसी का भी एड्रेस लिख दें। यहाँ से मैं लास्ट एड्रेस लेके कॉपी कर लेती हूँ और दोबारा से हम पहले एड्रेस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ ओनर रन करेगा। तो हमने पहले ही एड्रेस को ओनर बनाया था और ओनर से इसको जनरेट करवाएंगे इस रिक्वेस्ट को। रिसिपेंट का एड्रेस यहाँ पेस्ट कर दिया, वैल्यू लेट सपोज है कि 100 दी हमें चाहिए। ट्रांजैक्ट करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है। एक रिक्वेस्ट हमने जनरेट कर लिया, अब एक और रिक्वेस्ट जनरेट कर लेते हैं फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। सपोज कर लेते हैं कि दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो रोड के किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो इसका नाम हमने रोड रख दिया। और यहाँ से मैं ये एड्रेस हटा देती हूँ, बेशक ये भी लिखा रहने दें भी चल जाएगा, लेकिन टेस्टिंग पर्पज के लिए इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। और कोई और एड्रेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज मैं कहती हूँ कि ये वाला एड्रेस है जिसपे लेना चाहता है अमाउंट। दोबारा से हम ओनर पर आ जाएंगे, क्योंकि फंक्शन को रन सिर्फ ओनर ही कर सकता है। और इसमें वैल्यू में 100 की जगह 200 भी सेट कर सकती हूँ, कि हम कह देते हैं कि रोड के प्रोजेक्ट के लिए 200 चाहिए, तो उसके ट्रांजैक्ट करेंगे। अच्छा, हमने एड्रेस नहीं लिखा रेसिपेंट का, वो लिख लेते हैं और अब ट्रांजैक्ट करेंगे तो ये ट्रांजैक्ट हो गई है। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पे एक एरे है रिक्वेस्ट की, इसमें अगर हम 0 डालें, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट को एक रिक्वेस्ट ये एक मैपिंग है और मैपिंग एरे में डाटा स्टोर करती है और एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 नंबर पे जो हमारी जो रिक्वेस्ट पड़ी है उसको देख लेते हैं कि 0 पे हमारी चैरिटी वाली रिक्वेस्ट पड़ी है और 1 पे देखेंगे तो 1 पे हमारी रोड वाली रिक्वेस्ट पड़ी है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कितना बैलेंस चाहिए। और बूलियन में भी फॉल्स है, क्योंकि इस पे वोटिंग कोई नहीं हुई हुई। और नंबर ऑफ वोटर्स इसमें 0 है, अभी किसी ने वोट नहीं किया। ओनर का काम है रिक्वेस्ट जनरेट करना, फिर उसके ऊपर वोटिंग करवाना। और वोटिंग इन्वेस्टर्स ही करेंगे। जब इन्वेस्टर्स वोटिंग कर देंगे, अगर वोटिंग की 50% से ज़्यादा होगी तो ही ओनर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करवा सकता है। तो अभी इस पर वोटिंग 0 है, तो हम वोटिंग करवा लेते हैं इन्वेस्टर से। वोटिंग के लिए वोट रिक्वेस्ट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। इसमें इनपुट देनी है रिक्वेस्ट नंबर। पहले हम एक इन्वेस्टर का अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा वाला अकाउंट इन्वेस्टर का, इसको सिलेक्ट किया। रिक्वेस्ट नंबर 0 पर हमने वोट करवाया तो ये वोट हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ वोटर्स यानी कि 1 वोटिंग हमारे पास आ गई है। तो हम एक और इन्वेस्टर का अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं, ये हो गई वोटिंग। इसी तरह एक और इन्वेस्टर का अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं, उससे भी वोटिंग करवा देंगे। वोटिंग का फंक्शन रन किया तो वोटिंग हो गई है। अब हम दोबारा से ओनर के अकाउंट पे आ जाएंगे, क्योंकि मेक पेमेंट जो है सिर्फ ओनर ही रन कर सकता है। हमने ओनर का अकाउंट सिलेक्ट किया और इसमें देख लेते हैं कि इनपुट क्या चाहिए। इसमें इनपुट चाहिए रिक्वेस्ट नंबर। 0 रिक्वेस्ट पर हमने वोटिंग करवाई है और इसी को हम पेमेंट करेंगे किससे? ओनर को। मेक पेमेंट में हमने मॉडिफायर यूज़ किया है ओनली ओनर का, तो इस फंक्शन को सिर्फ ओनली ओनर रन कर सकता है। और 0 रिक्वेस्ट पर उसको वोटिंग मिल गई है, तो ये ट्रांजैक्ट होना चाहिए। ट्रांजैक्ट नहीं हुआ, ये एरर आ गया है। एरर इसलिए आया है क्योंकि हमने ओनर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। अब हम ओनर के अकाउंट पे जाएंगे, फिर मेक पेमेंट करेंगे, क्योंकि मेक पेमेंट का जो फंक्शन है सिर्फ ओनर ही रन कर सकता है। इसको हमने क्लिक किया, पेमेंट हो गई है। देखिए फंक्शन
सक्सेसफुली रन किया है और जितनी भी पेमेंट के लिए ओनर ने रिक्वेस्ट की थी वो ओनर के पास चली गई है। इसी तरह आपने जो दूसरी रिक्वेस्ट जनरेट की है उसके अगेंस्ट भी आप मेक पेमेंट का फंक्शन रन कर सकती हैं। इसी तरह आप 1 बाय 1 सारे फंक्शंस को रन करें, टेस्ट करें, तो ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। इन सब कॉन्सेप्ट्स की आप बार बार प्रैक्टिस करें। जिन चीज़ों की आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप मेरा सॉलिडिटी का कंप्लीट कोर्स देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।